सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से। और आज हम मुस्लिम की जो स्वीपर क्लास बोली जाती है, जो कास्ट बोली जाती है, और उसके क्या दुख दर्द है, जिनको हम हलाल खोर कास्ट बोलते हैं, उसको जानने के लिए नसीम बिलाली साहब के पास, मोहम्मद नसीम बिलाली साहब के पास आए हुए हैं। और उनसे हम समझेंगे कि कैसे पसमानदा समाज में जो पसमानदा तरीन जातियाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है, और इस पसमानदा आंदोलन में वो क्या सोचते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उनका भविष्य क्या है इस आंदोलन के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पहला सवाल सर यही है कि थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका स्ट्रगल क्या रहा, कैसे आपका पुश्तैनी काम क्या था, कैसे आप लोग कहाँ से आए, उसके बाद थोड़ा सा बताएं। आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको कोटशत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे समाज के दुख दर्द को समझने के लिए और अपने चैनल के माध्यम से जनता में या सरकार को अपने बताने की कोशिश किया है कि हलाल खोर जाति है क्या, इनकी कौन सी समस्याएं हैं। तो मैं इसके लिए आपको कोटशत धन्यवाद देता हूँ। मैं मोहम्मद नसीम बिलाली मऊ ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और हलाल खोर जाति से बिलोंग करता हूँ। और हलाल खोर जाति का मुख्य पेशा है नालों मलमूत्रों की सफाई करना, मैला ढोना, बाजा बजाना, सूप बनाना, ये इनका मुख्य पेशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अन्य धर्मों में इस काम को, इस पेशे से जुड़ी हुई बिरादरियां हैं, उनको सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया। और वही पेशा, वही काम, वही इनका तालीमी मेयार, वही सामाजिक स्थिति उससे भी बदतर है। उन दलितों से भी, हिंदू दलित, सिख दलित, बौद्ध दलित से भी बदतर है। लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे जो नुमाइंदे थे, मुस्लिम कायद थे, इन लोगों ने ही कहीं न कहीं हमारे साथ जो है, या तो हमको धोखा दिया या हमारे साथ फैसला नहीं कर सके। इन लोगों ने बताने से चूक किया कि मुसलमानों में भी इस तरह की बिरादरियां हैं जिनको दलित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी पेशा वही है जो हिंदू दलितों का है। उनका भी पेशा वही है जो बुद्ध भाई, मैं एक सवाल है कि ये कहा जाता है कि जो आपको आरक्षण जो है, एससी आरक्षण जिसकी आप बात कर रहे हैं 341 के साथ, ये उनको दिया जाए जिनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। तो क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बावजूद सामाजिक भेदभाव आपका सामना आपने किया है? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि धर्म के लिहाज से सही बात है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम लोग एक साथ नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट की मराहत दी गई है, वो धर्म के लिहाज से नहीं दी गई है। इसलिए दी गई कि जो समाज में दबे कुचली बिरादरियां हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको ऊपर न की। तो एक तरफ तो यह है कि धर्म के लिहाज से हमको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो कानून है हिंदुस्तान का कानून, कि जो बिरादरियां पसमानदा हैं, दबी कुचली हैं, उनको न्याय दिया जाए, उस हिसाब से हमको चाहिए था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, हमारे ही लोग, बड़े बिरादरी के लोग, जो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के कानून में शेड्यूल कास्ट क्यों है, बैकवर्ड कास्ट क्यों है और फॉरवर्ड कास्ट क्यों है? और अगर फॉरवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड है, तो शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं? आप बताएं। मैं जनता से पूछता हूँ, सारे लोगों से पूछता हूँ कि अगर बैकवर्ड है हिंदुस्तान के कानून में, फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के कानून में, तो शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं? हमारी जबकि सिचुएशन वही है जो हिंदू दलितों की। मैं इसी पर दोबारा से आ रहा हूँ। देखिए, कहा क्या जाता है कि क्योंकि जो दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट के जो हिंदू दलित है, वो दरअसल सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। उनको मंदिर प्रवेश में रोक दिया जाता है, उनको कुएं से पानी भरने से रोक दिया जाता है। इस तरीके का एक बहिष्कार का सामना करते हैं। तो आपका मैंने पुराना भी एक सुना था कि आपसे एक पीढ़ी पहले
कि मस्जिद में भी आगे के साथ में नहीं खड़े होते थे, इस तरीके की बात आप उसमें बोल रहे थे। घर से वजू करके जाना पड़ता है। वो मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, वो तो हमारे पुरखे बताते थे कि जब हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो हमें पीछे की सफ में खड़े होना पड़ता था और वजू करके हम घर से जाते थे। और हमारे घर कोई भी गांव के बड़े लोग आकर के पानी वानी पीना पसंद नहीं करते थे। वो तो पुरानी बातें रही। मैं नई बात आपको बता दूं कि जैसे हलाल खोर चौहान जूस कार्नर, यादव जूस कार्नर खूब बिकता है जूस। अगर हम लिख दें हलाल खोर जूस कार्नर, कोई पीने आएगा? कोई पिएगा? कोई नहीं पीता। अभी मैं बिल्कुल एकदम ताजा मिसाल दूं 4-5 साल पहले का कि हमारे सलाउद्दीन साहब थे, वो रेलवे एम्प्लॉय थे। जब रिटायर हो गए तो उन्होंने एक होटल खोला, खाने का होटल। और वो बड़े मुहज्जब आदमी थे, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब उन्होंने होटल खोला तो उनके दुकान पे ग्राहक नहीं आते थे। बाहर के लोग उंगली दिखाते थे कि वो हलाल खोर का होटल है, स्वीपर का होटल है, मेहतर का होटल है। उनको होटल बंद करना पड़ा। अच्छा। यहाँ पे पान की दुकान थी मऊ में भी, तो ऐसा ही हुआ। बगल में अगल में बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन हमारे लड़कों की दुकान तो नहीं चल रहा था। आज भी अगर हमारा लड़का LLB किया हुआ और वो प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा, तो उसको इसका सामना करना पड़ता है। लोग नहीं जाते हैं कि वो लड़कों वो क्या वकालत करेगा, छोटी जात की शादी। आज भी हम उससे घिरे हुए हैं। अच्छा। हम उससे दूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसने LLB पढ़ा है। तो लेकिन आज भी उसको जो है ये सामाजिक बहिष्कार ही तो हुआ। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, मऊ की ज्यादातर आबादी जो है वो पसमादा समाज की आबादी है ना, अंसारी इसमें ज्यादा है। जी है ना। तो और आप कभी जाते होंगे किसी अपर कास्ट वाला शेख सैयद मुगल पठान के बाद, तो दोनों के व्यवहार कुछ अंतर नजर आता है आपको? देखिए, एक्चुअल में यहाँ तो अंसारी बाहुल्य क्षेत्र है जी, और अंसारी बिरादरी बड़ी नरम दिल बिरादरी होती है और ये सबको लेके चलती है। हमारे वहाँ शादियाँ पड़ती हैं या उनके वहाँ शादियाँ पड़ती हैं, तो हम लोग मिलजुल करके मैयत हो गई, शादी हो गई, हर सुख दुख में हम लोग बहुत साथ में बुला रहे हैं, खाने पे बुला रहे हैं, खाया जाता है। वो हमारे वहाँ बहुत पहले तक जो है, अभी हम लोग जब बचपना था तो हम लोग देखते थे जो हमारे आसपास में क्या नाम है सैयद बिरादरी के लोग थे, तो हम लोगों के दरवाजे पे आके कभी उनको दावत खाते हुए हमने नहीं देखा। अच्छा। तो ये तो है। अब तो मान लीजिए कुछ नए बच्चे हैं तो घुल मिल गए हैं तो आना जाना है, लेकिन आज भी देखिए यही कौमें हैं जिसको शेख सैयद पठान कहते हैं। इन लोगों ने ही हम लोगों का नाम रखा हलाल को। कैसे रखा बताएं आपको, कि जब ये हमारे घर की औरतें उनके घर का मैला ढोती थी, शौचालय था और खचिए में या बाल्टी में रख करके फेंकती थी, चमाइन मेहराइन ये सब करती थी, तो हमारे बिरादरी हलाल खुल जाती, महिलाएं ज्यादा करती थी। तो ये जो थे बड़े लोग थे, इन लोगों का काम होता था, इन लोगों के घर का काम करते थे, हम लोग महिला ढोने का काम करते थे। तो ये लोग कहते थे कि ये खैरुनिया, ये मैमुनिया, ए बदुलनिया, ये जो गलीज फेंकती हो ना, ये मत समझना कि ये छोटा काम है। क़यामत के दिन तुम लोगों का हाथवा है सोने और चांदी का चमकेगा। तुम लोग हलाल खोर हो और हमारा नाम हलाल खोर पड़ गया। तो आप हलाल, हमको हलाल खोर, तो वो अपने को जाने, हम क्यों अपने मुंह से कहें कि वो हलाल खोर है हलाल खोर। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से मिसगाइड किया गया और यही कह करके हम लोगों को अपने पास में जमीन दे करके या मड़ई डाल करके अपने पास रखा कि पर्जा पोने की तरह से रहो, हमारी सेवा करो और आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे नहीं। हमारे बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं थे, कंटिन्यू लगातार जो है उनकी सेवा पे सेवा हम लोग देते रहे। जी, मैं इसके ऊपर अकबर इलाहाबादी कभी पढ़ा था कि वो बहुत दुखी हो गए थे कि जब छोटी जात की औरतें जो है स्कूल जाने लगी थी, तो उनको लगा था ये तो स्कूल जाने लगी तो फिर कौन कमो करेगा, हम लोग पानी कौन भरेगा, सफाइया कौन करेगा, क्योंकि जनाना खाना में तो सिर्फ औरतें ही जा सकती थी, मर्द तो जाते नहीं थे खड्डी में, है ना। तो ये आपने बड़ा दर्द की एक बात बताई कि किस तरीके से आपको समाज को ये सब सामना करना पड़ा। तो अगला सवाल मेरा ये था कि आपका अपना भी एक संगठन हलाल खोर संगठन, वो किस तरीके से आपकी जो समकक्ष जातियां हैं, जो जिसको हम हिंदू दलित कहते हैं या हिंदू स्वीपर का है या भंगी का, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, वो
उसमें और अपने में कैसे तुलना करते? वो आगे निकल गए विकास के चरण में और आप लोग पीछे रह गए, तो कैसे तुलना करते? वो आपसे कभी इंटरेक्शन है उनका? देखिए, ऐसा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उन्होंने हमारे समकक्ष जो बिरादियां थी, जिनको लालबेगी, डोम, हेला, मगैया, बहुत सारे नाम से जाना जाता था, और हमारे लोगों को भी कहीं हेला, कहीं मेहतर, कहीं स्वीपर, कहीं हलालखोर, बहुत सारे नाम से जाना जाता था। लेकिन 1996 में हमारे हलालखोर, हमारे जात का नाम हलालखोर, चूंकि पुश्तैनी नाम दिया गया था, जिसने भी दिया हो उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया और केंद्र की और स्टेट की सूची में शामिल किया। और हमने जो महसूस किया है कि वो आज आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से सोनकर बिरादरी, खड्डिक बिरादरी, चमार बिरादरी या और सारी बिरादरी, उनके बढ़ने का एक ही कारण है कि जब उनको रिजर्वेशन मिला तो उनके बच्चे पढ़ाई करने लगे, और 40% भी आया तभी वो डॉक्टरी में उनका एडमिशन हो रहा है, और वो अच्छी पढ़ाई कर ले रहे हैं। और हमारा लड़का जो है अगर 70% लेकर के, तो वो भी ओबीसी में है, उसकी बात ही नहीं आती है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। फर्स्ट जनरेशन आपकी, तो फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ रही है। जी। अभी समझिए पूरे मऊ में, हाँ। पूरे मऊ में हमारे एक भाई हैं जो गंगाजी इंटर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल है, उन्होंने एमए किया। अच्छा, मतलब आपकी कम्युनिटी के पहले बंदे हैं जिन्होंने एमए किया और बीएड किया। और अब बच्चे कुछ जो है ग्रेजुएशन है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट। एक उर्दू से वो एमए किया, एक फिजिक्स से जो एमएससी किया, और फिजिक्स से एक लड़के ने एमएससी किया। तो मतलब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अब्बा ने, मोहम्मद मुरसलीम नाम था उनका, और भी हमारे गोरखपुर के जो हमारे बिरादरी के लोग थे, बनारस के लोग थे, इन लोगों ने एक मुहिम चलाया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं बैठ नहीं पाए। तो उन लोगों की मेहनत का ये फल है कि आज हमारे बच्चे जो है हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कुछ बच्चे हमारे मौलवी भी हैं, कुछ बच्चे हमारे हाफिज भी हैं, और हम दीनदारी भी है, हज भी कर रहे हैं लोग। तो माशाल्लाह बहुत बदलाव आया है, नहीं तो हम लोग को पोजीशन जो थी वो जानवर से भी बदतर है। आप लोग को सच्चा वाला मुसलमान नहीं मनाया जाता? देखिए, आज भी जो है मशकूक ही नजर से हम लोग देखे जाते हैं। अच्छा। समाज मतलब कि कुछ न कुछ जो है उन लोगों की नजर के सामने। अच्छा। हमारी जो पोजीशन, हाँ, लेकिन चूंकि हम जहाँ पे हैं, ये मुस्लिम माशरा और अंसारी का माशरा है, हम लोग को बहुत यहाँ प्यार मोहब्बत है। और मैं तो पुरशत धन्यवाद देता हूँ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो मुख्तार भाई हैं, उनकी भी कोशिश है कि इस समाज को सरकार जो है अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे। इस पर भी आना चाह रहा था कि महाज में ज्यादातर अंसारी नजर आते हैं ना, तो पहले तो आप ये बताओ महाज से कैसे आप जुड़े, उसके बाद मैं ये सवाल करूं क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर उसमें अंसारी नजर आते हैं, तो ऐसा आपकी जाति तो कम है, लोकतंत्र में संख्याओं का महत्व होता है, तो फिर आप वहां पे अपना प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित करेंगे? मान लीजिए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हुआ तो आपके पीछे लॉबिंग करने वाले लोग ही नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादातर तो अंसारी है उसमें। फिर क्या अंसारी आपकी बातों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपको महत्व दे रहे हैं, या पद देने की ऊपर बात करते हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले अली अनवर साहब थे जी, और वो 2 बार राज्यसभा में भी वो सांसद रह चुके हैं। और खुशी इस बात की होती है कि वो जब आए तब वो सांसद नहीं थे, और लगातार उन्होंने स्ट्रगल किया। मऊ में भी आए थे, और मऊ के हमारे जात खिलाफ बिरादरी के लोगों ने बहुत अच्छा उनका स्वागत किया गाजेबाजी के साथ। और हम लोगों को ये खुशी हुई कि एक ऐसा आदमी, हम तो इस लायक रहे नहीं कि संसद में जाकर के, पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर अपनी बात कर सके, लेकिन ये लगता था कि
ये आदमी अगर आगे पहुंचे तो हमारी बात रखेंगे। तो ये जब आए तो हम लोग इनके साथ जुड़े, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंघ, और इन्होंने मेहनत भी किया। और जब पहुंचे ये संसद के अंदर तो इन्होंने 2-3 बार इस बात को कहा भी कि मुसलमानों में कुछ बिरादरियां हैं, और खास तौर से नाम लेकर के भी कहा कि हलालखोर जात के लोग हैं जिनका पेशा वही है जो हिंदू दलितों का है, जिनका सामाजिक स्तर वही है जो हिंदू दलितों का है, जिनका राजनीतिक स्तर हिंदू दलितों से बढ़ता है, जिनकी आर्थिक स्थिति हिंदू दलितों से बढ़ता है, इनको हलालखोर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा। मिले न मिले कब मिले, लेकिन एक बात, हमारी बात जो जायज बात है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है के अंदर उठाया, मैं उनको कोशत धन्यवाद देता हूँ। उनका जिंदगी भर ऋणी हूँ। कब होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो भी काका कालेकर हो या वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, इन सारे कमीशन में साफ तरीके से लिखा गया है कि मुसलमानों में भी हलालखोर जाति एक ऐसी बिरादरी है जो हिंदू दलितों से भी बढ़ता है, इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन किसी सरकार ने उस पन्ने को खोलने का कोशिश नहीं की। भाजपा इस बार काम कर रही है, भाजपा उस पर काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि भाजपा इस चीज को सामने लाएगी। मुझे हम लोग को भी लग रहा है कि भाजपा। तो मेरा सवाल ये था कि अभी देखिए, मैं तो जितना जानता हूँ महाज के सदस्यों को, सबके सब इस बारे पे जोर दिए हुए कि 341 लागू, वो धार्मिक प्रतिबंध हटे, और जो वो जातियां, जो दलित जातियां जैसे वकार भाई की धोबी है, हलालखोर, इन सबको शामिल किया। और इसके लिए जितने मेरे नजर में, मैं यही इसलिए आपको सवाल कर रहा हूँ, मेरी नजर में ज्यादातर अंसारी हैं और राइन है ना, ये 2 बिरादरी के लोग बहुत आगे फ्रंट से इस बात को लीड कर रहे, लड़ रहे हैं ना। जैसे राइन में एजाज अली साहब थे, अयूब राइनी है, और फिर इधर से यूनुस भाई, और फिर जो है नूरलैन भाई, ये जितने हैं आपके महाज वाले, वो सबके सब ज्यादातर अंसारी हैं। वो भी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बड़ा धरना प्रदर्शन सब किया उन्होंने कि भाई 341 लागू होने का। तो मुझे लगता है आपकी बात आ गई है कि वो लोग साथ दे रहे हैं इस बार। अच्छा, देखिए, अंसारी कह लीजिए, अंसारी बिरादरी नहीं, जो ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि महाज के ऊपर अंसारी बात का आरोप लगता है, और कहा जाता है कि महाज जो है वो और जातियों को नहीं ला रही, मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं दे रही है, प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। तो इसलिए सवाल मैं आपसे कर रहा था। देखिए, आपकी सोच दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने रीड किया है, अंसारी बिरादर हो या रानी बिरादर हो, जो इस तंजीम की जो डिमांड है कि मुसलमानों को जो है, मुसलमानों में जो ये बिरादरियां हैं, पसमानदा बिरादरियां हैं, उनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। और अगर अंसारी बिरादरियों की ये एक बहुत बड़ी जमात या तंजीम इस बात को नेग्लेक्ट करके अपना लड़ाई लड़ेंगी, तो उनके पास मुद्दे क्या है? इसलिए अंसारी बिरादरी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को उठा रही है और हमारा साथ दे रही है, और हमको कोई इतराज नहीं है। जो बिरादरियां हैं, नट है, जोगी है, बटियारा है, फलाना है, ठिकाना है, हमें कोई इतराज नहीं। हम इस लायक हैं हमारी आवाज को सुना जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमको किसी से अदावत मुखालफत नहीं, हम कौन होते हैं, लेकिन हम जब इस लायक हैं, हमको इस कैटेगरी के हैं, हमको अनुसूचित जाति सूची मिलना चाहिए, जाति की मनात मिलनी चाहिए, तो हमको मिलना चाहिए। और हमें बड़ी उम्मीद और तवक्को है कि जो भी हमारे अंसारी बिरादरियों की जमातें हैं, वो कहीं से हमको नेगलेक्ट नहीं कर रही, वो हमें प्यार देती है और हमारी मांग भी कर रही है सरकार से, वो बार बार कर रहे हैं। अभी हम लोगों का डेलीगेशन जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों से मिलेंगे हम लोग कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जाए। आखिरी का एक सवाल था कि भविष्य कैसे देखते हैं, मतलब पसमानदा महाज के अंदर अपना भविष्य कैसे देखते हैं, और इस देश के साथ अपना भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि जब तक हम लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक जो हमारा विकास है, हमारी तरक्की है, नहीं हो पाएगी। इसलिए जो पूरे हिंदुस्तान में 112 लोकसभा की सीटें हैं और 1400 विधानसभा की सीटें हैं,
जहां से कोई मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, आप ये मान के चलते कि आरक्षण ही वो कुंजी है जिससे आपका विकास होगा? बहुत बड़ी कुंजी क्या है। आपको लगता है कि जो दलितों का विकास भी इसी पे हुआ है। अच्छा, 100% मैं कह रहा हूँ कि जो आज दलित डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, दलित इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, दलित रेडियोलॉजिस्ट दिखाई दे रहा है, दलित गायनेकोलॉजिस्ट दिखाई दे रहा है, दलित ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिखाई दे रहा है, ऑर्थोपेडिक्स दिखाई दे रहा है, ये सब की सब रिजर्वेशन की दे रहे हैं। अच्छा, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ये भी आपके ही तरह स्ट्रगल कर हमारे तरह से ही ये भी रहते, अच्छा, इनकी भी हालत वही रहती। तो लेकिन दलित साथी जो हैं वो तो ये कहते हैं कि ये तो मुसलमान बन गए तो फिर अब उनको क्यों चाहिए? हम तो हिंदू थे तो हमको तो हमारे अंदर की बात है, हिंदू समाज के अंदर हमारे साथ भेदभाव होता था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैट करके हमारे लिए आरक्षण लिया। अब तो ये लोग तो उस फोड़ से निकल गए थे। अगर मैं कह रहा हूँ कि हम मुसलमान बन गए, हमको नहीं मिलना चाहिए। जो बुद्धिस्ट बना उसको क्यों मिला है? जो सिख बना उसको क्यों मिला है? खाली मुसलमान और ईसाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? और भी तो धर्म के मानने वाले लोग थे, बुद्धिस्ट को क्यों मिला? सिख को कानून में अमेंडमेंट करके सिख को दिया गया ये सहूलत 1956 में क्यों दिया गया? अमेंडमेंट क्यों हुआ? तो हम मुसलमान हो गए तो हम उससे खारिज हो गए। वो ये कहते हैं ना कि असल में अगर हिंदुस्तान के कानून में ये है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, साफ तरीके से लिखा हुआ है, तो सामाजिक स्तर पे जिसे मिलना है वैसे दो ना भाई। राजनीतिक स्तर पे जो रिजर्वेशन की सहूलत है उससे दो ना। लेकिन उनका कहना है इससे हमारा रिजर्वेशन खराब हो जाएगा, हमारे जो उनका हित खराब हो रहा है ना। देखिए, दरअसल जो इंटेलेक्चुअल है, दलित इंटेलेक्चुअल जो इसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन वाले भी वो खूब है, मैं ये नहीं कह रहा समर्थन नहीं है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि इससे जो है उनके जो आंदोलन है, दलित आंदोलन, दलित राजनीति है, दलित उत्थान जो हो रहा है वो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें फिर मुस्लिम और ये ईसाई आ जाएंगे। अच्छा, पहले तो ये था कि कौन कौन जातियां आपकी नजर में आ जाएगी? उनको लगता है कि सारी मुसलमान जातियां आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है ना, कुछ ही जातियां जाएंगी। तो आप कुछ जाति बताते हैं और फिर इस सवाल का जवाब दीजिए कि फिर दलित साथी को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई हमको मिलना चाहिए? देखिए, ये दलित से हम क्यों लड़ने जाएंगे? ये तो हमारा मामला सरकार से, सरकार उसको ओपन करेगी या वेरीफाई करेगी या सर्टिफाई करेगी कि किस किस बिरादरियों को देना चाहिए और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारा दलित से कोई लड़ाई नहीं। दलित मलाई खा रहे हैं तो उनको तो तकलीफ होगी कि हमारे हिस्से में ये भी आएंगे, और हम किसी के हिस्से में हमको पछड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं जो क्राइटेरिया बन सकता है, जो उसकी सिचुएशन बन सकती हो, वो सिचुएशन क्रिएट करके हमको दीजिए। 27% का रिजर्वेशन जो बैकवर्ड का है, अदर बैकवर्ड कास्ट का, उसमें तो हम भी शामिल हैं। हमको क्या मिलता है उसमें? मलाई काटते काटते हमारे वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। या यादव जी ले जाते हैं या और लोग ले जाते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट वो सहूलतें। और सबसे बड़ी बात देखिए कि महिला ढोने की प्रथा जो थी, कानून बनाया गया और उसको अपना कोई ढोएगा न खिलाएगा, 5,000 रुपये जुर्माना गवर्नमेंट ने खत्म किया। और ये अमानवीय पेशा था, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी तंगार। मेरी माँ भी महिला ढोने का काम करती है। मेरी माँ नगर पालिका में इसी मऊ में ही भी मेरी माँ रिटायर्ड में भी जल्दी मर गई। तो मेरी बहन भी घुड़सी में नगर पालिका में, बहुत सारे हमारे बिरादरी के लोग नगर पालिका में झाड़ू देने का काम करते हैं, या बाजार हाट जो लगती है उस हाट में जाकर के। अच्छा, कोई झाड़ू देने में कोई सिद्दीकी या कोई सैयद शेख पठान नजर आता है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं, स्वीपर क्लास में कोई आरक्षण नहीं। यहाँ पे कोई स्वीपर में है भी नहीं, स्वीपर का काम करते भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे साथ कंटिन्यू हुआ है, हम ही फेस कर रहे हैं उसको ना, तो हम ही न कहेंगे इस बात को कि हमको दुख है इस बात का। जब हमारे शादी ब्याह में कोई और अपर कोई कास्ट आपसे शादी करने में, देखिए, अगर खुदा न खास्ते हमारी लड़की किसी अपर कास्ट में चली गई तो इतना खूबसूरत सब उसको कि उसको मर जाना है या उसकी जिंदगी खत्म हो जाना है। अरे कहाँ से आगे किस्मत टूट गया,
या लड़कों जाती है हमारे घर में आ गई, मेहतर आ गई, मेहरानी आ गई, हमारे घर का माहौल था, मतलब इतना उसको ताना देंगे, उसको इतना ताना देंगे, वो जिंदगी बसर नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल चीज है। हुई होगी एक आध दो शादी इस तरह की जो जबरदस्ती की चल रही है, लेकिन शादी के नाम पे कोई नहीं एक्सेप्ट करता। हमारी बिरादरी के लोग जो है जब पढ़ लिख लेते हैं तो अपने को बताना नहीं चाहते हम लड़कों हैं, लेकिन जब शादी करना रहता है तो फिर घूम करके आते हैं। हमारी बिरादरी के लोग तो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारी बिरादरी हलालखोर जाति का आदमी कोई चोर डाकू बदमाश नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं फकीर नहीं देखेंगे हमारी हलालखोर बिरादरी के। आपका दरवाजा साफ करके आपसे विदेश मांगती नहीं, लेकिन चोरी नहीं कर सकते, भीख नहीं मांगते। हमारे बिरादरी की बहुत बड़ी खासियत। और जहाँ शादी हो गई उसको निभाते हैं, जल्दी पहला ये हमारी बिरादरी बड़ी खासियत। और जिसे दिल दिए, जिससे प्यार मोहब्बत किए, जिससे दोस्ती की है, वफादारी के साथ निभाते हैं। ये बहुत सीधी सादी ईमानदार मेहनत की कमाई खाने वाले ये लोग हैं। और झड़ुआ जो देते हैं कमाते हैं ना, ये दुखने लगता है। 2-2 किलोमीटर का गांव है, उसको झाड़ना है, झाड़ू लगाना है, बड़ी मेहनत की कमाई ये लोग खाते हैं। ये हलाल खोल जाते हैं। और इस हलाल खोल जात के साथ अन्याय जो हो रहा है आज़ादी के बाद से अब तक, इसकी सबसे बड़ी देन है हमारे जो रहबर थे, जो कायद थे, जो सरकार में थे, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया है। उन लोगों ने माना ही नहीं कि कास्ट होती है, वो सबको बराबर मान लिए कि सब में हो गए महमूदो यार। अरे तो खाली बोलने के लिए ना, वो बोलने के लिए था, लेकिन हिंदुस्तान के कानून में जो चाहिए था। आप बता रहे कि दोस्ती आपसे एक पीढ़ी पहले तो मस्जिद वजू घर से करके जाना पड़ता था। मैं बता रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सब चीज छोड़िए। ये हिंदुस्तान में आइन कानून जो बना था वो धार्मिक लिहाज से नहीं बना था कि हमको जाकर के हम इकट्ठा है जन्नत में जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। वो तो करता ही है, हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग रोजा रखते हैं, पाबंदी के साथ रखते हैं। अच्छा, कभी मुस्लिम उलमाओं की ओर से, मैं किसी भी मसले के उलमा की सबकी बात कर रहा हूँ, उलमा की ओर से कभी ऐसा नहीं हो इस जाति प्रथा के खिलाफ वो लोग आंदोलन किए हों? इतना उन लोगों का सेमिनार होता रहता है और इस्तेमाल होता रहता है, तो कहीं इस मुद्दे को कोई नहीं किया है? बड़े अफसोस की बात है कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं या जो हमारे उलमा हैं, उलमा कराम हैं, इन लोगों ने अपनी जबान से ये कभी नहीं कहा कि जो मुसलमानों में दलित पिछली दलित पसमानदा बिरादरियां हैं उनको अनुसूचित जाति सूची में शामिल। और ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि सारे किसी भी मसलक के हो हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के रहें, लेकिन हमारी आवाज को उन्होंने कभी नहीं उठाया। जबकि हमारे दलित मुस्लिम हलालखोर कल्याण परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुर्तजा आलम साहब, वो मंत्री से या प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से मिले, अपनी पीड़ा कहे। या उनसे पहले गोरखपुर के शमी साहब थे, हमारे वाली से मुसलिम साहब थे, और हाफिज अब्दुल रहमान साहब थे। वो लोग कितने लोग गुजर गए। वो लोग इंदिरा गांधी से मिले, बूटा सिंह से मिले, और ये कौन ये सिंह के प्रधानमंत्री मंडल कमंडल बीपी सिंह, सारे लोगों से बात की कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसे किया जाए। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों का कोई काम नहीं किया। लेकिन अब लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय कहाँ से उम्मीद कि हर आदमी के सीने में दिल नाम की चीज है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी के दिल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेकुलर तथाकथित सेकुलर लोग थे, वो तो शांत रहे, आप हाँ, हमारे मुद्दे पे शांत रहे। और वो सिर्फ शांत इसलिए रहे कि जो हमारी बड़ी कास्ट थी वो दबा देते थे। सरकार में जो थे लोग कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, इन लोगों के सामने बात की गई है, पहुंची है, और पूरी आशा विश्वास है कि हमारा काम होगा। हमारे हलालखोर जाति इतने साल से जो सामाजिक न्याय दबा हुआ था, वो सामाजिक न्याय के ऊपर बात अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बात कर, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हम तो कोट से धन्यवाद देते हैं
का बेहद मशहूर है कि कम से कम हमारे लिए आपकी जबान खुल रही है। सरकार में जो बैठा है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो हमारे दुख दर्द को महसूस किया। अच्छा, जो इसका विरोध करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो विरोध करे तुम और खुल के बोलो फिर इसके ऊपर। अगर तुमको लग रहा है कि वहाँ कोई साजिश हो रही है, तुम खुल के बोलोगे हाँ भाई है, वो तो तुम अब भी नहीं बोल रहे हो। अभी नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए। अब बोलो कि भाई है, हम दिलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम करवा। तुम तो अब भी नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे है ना। कांग्रेस ने जो है या जो भी पिछली सरकारें रही हमारे जात के साथ, लड़कों की जात के साथ अच्छा नाइंसाफी किया है। और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज मन बना चुकी है कि जो कानून के तहत गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन मुजाहरा करेंगे और अपनी बात को जो है सरकार से कहेंगे, ताकि हमारी बात को मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अपने पहले प्रिंट पे इस गरीब तबके के लोगों की बात को अपने फ्रंट पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम लोग नसीम लाल साहब के साथ थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हलाल खोर कम्युनिटी की समस्याएं क्या है और उनका भविष्य क्या है। जैसे आपने सुना कि वो किस तरीके 341 के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं और आरक्षण, दलित आरक्षण के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं। आप pasmadademocracy.com पर जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। 341 के ऊपर आपको और भी मज़ीद जानकारी मिल जाएगी। और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।